वेलकम बैक और सलाम उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। वैसे तो बहुत सारी फिल्मों का एक डायलॉग है जहां पर शौहर अपनी बीवी को या आशिक अपनी महबूबा को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, आसमान से चांद तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। लेकिन कितने फिल्मी जो हीरोज हैं उन्होंने चांद तारे तोड़कर लाकर अपनी महबूबा के कदमों में रख दिए। अरे भाई ये सिर्फ जो है ना वो फिल्मी बातें होती हैं, ड्रामाई बातें होती हैं। इसका भला कभी क्या कोई हकीकत से ताल्लुक निकला है? कभी ऐसा कभी कुछ हुआ है? चलें अगर पुरानी बात की जाए, पुराने वक्तों की बात की जाए, बादशाहों की बात की जाए, राजा महाराजाओं की बात की जाए, तो मुगलिया दौर की बात की जाए तो उन्होंने तो अपनी बेगमात के लिए जनाब ऐसा करने की कोशिश की, जिसकी एक मिसाल हमें मिलती है। भाई जो बादशाह है शाहजहां, उसने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए जब मुमताज़ ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे आसमान के तारे तोड़ कर ला दो, तो भाई अब आसमान से तारे तोड़ कर लाना, भाई बेगमात को भी ज़रा सोचना चाहिए कि एक बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन भाई वो तो बादशाह थे, उन्होंने कहा कि मैं तो इस ख्वाहिश को पूरा करूंगा, जिसकी मिसाल हमें अभी लाहौर में हमारा जो तारीखी शीश महल है हमें वहां पर भी मिलती है। लेकिन भाई ये तो भाई पुराने वक्तों की बात है। बादशाह, मुगल बादशाह तो भाई ये कर सकते थे, इसकी इस्तात रखते थे। लेकिन अगर आज के दौर में कोई बीवी अपने शौहर को बोले कि मुझे चांद चाहिए, तो क्या ये मुमकिन होगा? भाई अब ये मुमकिन हो चुका है। बड़ी आपने देखी, बड़ी चर्चा हुई एक ऐसे कपल की जिन्होंने चांद पर ज़मीन खरीद ली है, प्लॉट ले लिया चांद पर। जी सही सुना आपने। ये कपल कौन है भाई जिन्होंने चांद पर प्लॉट ले लिया है? भाई बाकायदा कागजात भी हैं इनके पास, पूरी फाइल तैयार पड़ी हुई है। मैं बात कर रही हूँ हमारे जो मेहमान हैं उनकी, यानी कि सुहेब और मदीहा की। ये वो पाकिस्तानी पहला कपल है जिन्होंने चांद पर ज़मीन ली है। तो इनसे बात करते हैं और इनकी ज़रा एक्साइटमेंट जानते हैं कि भाई मामला अब कहाँ तक पहुँचा है, अभी तामीर कब वहाँ पे शुरू होगी, ये कब शिफ्ट होंगे वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सुहेब एंड मदीहा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस इन योर शो। अच्छा भाई पहले तो जिन लोगों को ये पूरा किस्सा नहीं पता, ये पूरा मामला नहीं पता, सुहेब मदीहा ज़रा पहले बताएं कि ये फरमाइश बेगम ने कब की, कैसे की, फिर सुहेब आपने क्या किया, ज़रा थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, ये शादी के हमारे 2-3 माह के बाद बेगम ने मुझसे ये फरमाइश जाहिर की कि मैं ये एक आर्टिकल पढ़ रही हूँ, इसमें मैंने देखा है कि ये किसी ने ना चांद पे ज़मीन खरीदी है। अच्छा। तो मैंने वैसे ही उस दिन सुना और मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने वैसे ही बोल रहे चलें खरीदी है। तो लेकिन मुझे फिर बाद में फील हुआ कि शायद इनको भी चांद पे ज़मीन चाहिए, तो फिर मैंने रिसर्च वगैरह की, काफ़ी सारा इसके बारे में काफ़ी दिन लगाए मैंने। और फिर भी आखिर मुझे एक सोर्स मिला USA से कि जहाँ से मैं चांद की ज़मीन बाय कर सकूँ, इनके नाम करूँ। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया और काफ़ी लंबा थोड़ा सा प्रोसेस चला और फिर मैंने इनके लिए 1 एकड़ का प्लॉट खरीदा चांद के ऊपर। अरे भाई तालियां होनी चाहिए। कौन है ये शौहर आजकल होते हैं? अच्छा, अमरीकी कंपनी है जिनसे आपने सारा राब्ता किया। मुझे बताइएगा सुहेब, कितने में आपको ये 1 एकड़ का प्लॉट मिल गया है? ज़रा मैं भी आज जाके अपने मियाँ से फरमाइश करूँ कि 10 मरले का प्लॉट मुझे भी वहाँ पर ले दे। जी जी देखें, आजकल ये बहुत एक सस्ता मिल जाता है और उस कंपनी की अलग अलग प्राइसेस हैं। उस कंपनी में डिफरेंट कॉलोनीज कटी हुई हैं चांद के ऊपर, तो 12-13 कॉलोनीज हैं। तो आप अपने उस कॉलोनी में जो आपको लोकेशन पसंद आती है तो आप जी जी बिल्कुल। अच्छा, इस कॉलोनी तो का जो नाम आपको क्या कॉलोनी है? ये पसंद जो आती सिटी है बनाई उसकी गई, लोकेशन यानी कि पूरा शहर होगा ना, शहर डिफाइन किया गया होगा, शहर की फिर कॉलोनी बनाई गई होगी, फिर कोई कॉर्नर या कोई सेंट्रल प्लॉट आपको अलॉट किया होगा या कमर्शियल होगा। तो मुझे थोड़ा सा बताएं इस शहर का नाम क्या है चांद पर मौजूद, और इस कॉलोनी का नाम क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये जो हमारा प्लॉट है ये सी ऑफ वेपर्स एक कॉलोनी है, वहाँ पर है। और आप अगर अपने स्क्रीन पे इसका मैप दिखाएं तो इसका मैप भी आपको शो हो रहा है, उसकी जो डिमार्केशंस हैं
और उसके साथ कुछ फिगर्स लिखी हुई हैं। तो उसके सोसाइटी के जो है कंपनी के अकॉर्डिंग अगर ये हम फिगर्स जो हैं एक खास तरह की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डालें अच्छी, तो हम अपना प्लॉट जो है अगर मौसम साफ हो तो बैल्कनी वगैरह से उसको देख भी सकते हैं डिमार्केशन। यानी कि आप जब मौसम साफ होगा बैल्कनी से, तो हम यूजुअली जमीन से चांद को देखते हैं, आप फिर चांद से जमीन को देखेंगे पर्दा हटा के। जी वाह 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 वाह। तो इसकी बिल्कुल ऐसे ही है। और हम अभी जब चांद पे देखें तो हम स्पेसिफिकली ट्राई करेंगे कि हमारा प्लॉट नजर आ जाए। अच्छा, तो कोई इरादा ऐसा भी रखते हैं कि जाके अपना प्लॉट विजिट करें, कोई ऐसा विजिट भी प्लान करें, जाके देखें भाई प्लॉट कैसा है, 1 एकड़ की ज़मीन चांद की कैसी है। फिर जाहिर है जब प्लॉट विजिट करेंगे तो नक्शा भी जहन में आएगा, मैप भी जहन में आएगा, दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, खिड़की कहाँ होनी चाहिए। तो ऐसा भी कुछ इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल। मदीहा की नेक्स्ट फरमाइश ये है कि मुझे स्पेस में जाना है, तो इसके लिए हम काफ़ी सारी एजेंसीज के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों जब भी उनका प्लान जो विजिट होता है तो उसमें हम अपना नाम शामिल करवाएं और हम लोग स्पेस में जाएं दोनों। सुहेब, मदीहा की जितनी फरमाइशें आप मतलब पूरी करते हैं, क्या ये भी आपकी उतनी ही फरमाइशें पूरी करती हैं? एग्जैक्टली ये तो मुझे बेड से नीचे नहीं उतरने देती, सारे काम मेरे करती हैं। मतलब शी इज सो स्वीट एंड गुड। माशाल्लाह। इनकी फरमाइशें पूरी करने को खुद ही दिल करता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, डबल स्टोरी घर बनाएंगे, ट्रिपल स्टोरी बनाएंगे, किस तरह का घर होगा, कैसा इसका नक्शा जहन में आता है, कोई पूल शूल भी होगा, कैसा होगा, कॉर्नर प्लॉट होगा, किस तरह का नक्शा जहन में आता है आपके जब आप सोचते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये जो नक्शा हमारा उन्होंने दिया ना, ये मुझे कुछ कुछ पाकिस्तान के मैप की तरह लगता है। तो मदीहा का ख्याल है कि हम वहाँ पे न्यू पाकिस्तान बनाएंगे, जाके नया पाकिस्तान। खान साहब का अभी नहीं बन रहा। हाँ। बिल्कुल। तो खान साहब से भी पाकिस्तान नहीं बन रहा, तो हम वहाँ जाके नया पाकिस्तान बनाएंगे। तो और घर का ये सीन है कि मदीहा चाहती हैं कि ये वहाँ पे अपना क्लिनिक बनाए, मैं भी चाहता हूँ क्लिनिक बनाए। तो इंशाल्लाह हम एक स्टोरी पे तो अपने क्लिनिक्स बनाएंगे दोनों। अच्छा, इसके अलावा मदीहा की और क्या क्या ख्वाब है, जरा वो भी बताएं हमें। मदीहा आप ही बताएं चले, और क्या क्या चाहिए आपको? चांद पर तो घर ले दिया भाई, जमीन तो मिल गई है, घर भी बन जाएगा, फिर आपके क्लिनिक के लिए भी अलग से जमीन लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने सिर्फ एक विश की थी और मेरे हस्बैंड ने वो पूरी कर दी। तो मेरी सारी फ्रेंड्स और सारी फैमिली सब मुझे कंग्रेचुलेशन बोल रहे थे कि यार तुम तो चांद पे चली गई हो। और बाकी जो भी मैं डिमांड करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले ही पूरी कर देते हैं। अच्छा। तो बस एक डिमांड मेरी पूरी होती है तो मैं नेक्स्ट का प्लान शुरू कर देती हूँ कि नेक्स्ट मैंने अब इनसे ये कहना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर तो बन जाएगा, सामान सारा फिर क्या यहाँ से लेके जाना पड़ेगा मदीहा? जी सामान का भी कुछ कर लेंगे, पहले बस जल्दी से घर बन जाए और हमारा क्लिनिक वगैरह सेट हो जाए तो इंशाल्लाह। वैसे आफ्ताब इकबाल के एक शो में उन्होंने बताया था कि वहाँ पे एक रिजॉर्ट्स भी बना रहे हैं, वो स्पेशल लेके जाएंगे और पाकिस्तान विजिट करवाएंगे ना। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्लान यही है कि हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे और विजिट करेंगे अपने प्लॉट को भी और वो रिजॉर्ट्स को भी। मदीहा अपनी वेकेशंस चांद पे गुजारना चाहती हैं। भाई जी वाह बिल्कुल। वाह वाह वाह। मदीहा ये बताएं हमें, आपकी जितनी सहेलियां हैं, दोस्तें हैं, फैमिली में कजन्स हैं, जब आपने उनको बताया, व्हाट्सएप ग्रुप तो बनाया होगा, शेयर तो किया होगा कि भाई देखो मुझे मेरे मियाँ ने चांद पर प्लॉट तोहफे में दिए, तो उसके बाद उन्होंने भी आपसे कुछ ऐसा तस्करा किया कि वो भी यही डिमांड करना चाहती हैं अपने शौहरों से, या वो भी ऐसा कुछ करना चाहती हैं? जी बिल्कुल। मेरी फ्रेंड्स तो पहले यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन फिर बाद में मैंने उनको बताया कि मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स भी हैं। हाँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी होने वाली थी, उसने अपने मियाँ से कहा कि अगर आपने मुझे स्पेशल गिफ्ट देना ही है तो मुझे चांद पे प्लॉट ले दें। हाँ। तो अब उन्होंने वैसे अप्लाई किया हुआ है। हाँ। होप्स हो कि जल्दी से मिल जाए उनको। अच्छा भाई, इतना चांद का जिक्र हो रहा है, चांद पर प्लॉट बन गया है, क्लिनिक भी बनने वाला है, रिजॉर्ट भी वहाँ पर भी ओपन होने वाला है, पता नहीं क्या क्या कुछ होने वाला है। तो भाई चांद सा कोई चांद से मुतल्लिक ये चांद से चेहरे से मुतल्लिक की अगर सुहेब कोई गाना आप अपनी बेगम के लिए हमें सुना दें, या मदीहा अगर आप हमें सुना दें, तो भाई बड़ी बात हो जाएगी।
अब सारी दुनिया को बताएं ना भाई कि इतनी मोहब्बत भी है और इतना बड़ा कारनामा किया है, तो प्यार किया तो डरना क्या, खुलकर इजहार होना चाहिए फिर। चांद बिल्कुल, इससे ज़्यादा वैसे इजहार नहीं हो सकता। और पाकिस्तानी अवाम का और पूरी वर्ल्ड का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने इस बात को, जेसर ऑफ लव को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है। और ये सिर्फ एक हमारी तरफ से प्यार का एक पैगाम था, ताकि लोग जो हैं एक तरह से सिर्फ वादे ना करें और उसको पूरा करने की भी ट्राई करें और अपनी जो लव्ड वंस हैं उनकी बातों का इंपॉर्टेंस दिया अच्छा, जाए। अगली ख्वाहिश क्या है, अगली डिमांड क्या है? चांद पर तो प्लॉट आपने ला के दे दिया, अब अगला क्या चाहिए भाई? अब हमने विजिट करना है, मेरा तो अगला यही है कि आप मुझे प्लॉट तो ले दिया, अब आप मुझे चांद पे विजिट करवाएं। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमें मौका मिलेगा चांद पर जाएं, पाकिस्तान का परचम लहराएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, नया पाकिस्तान बनाएं सुहेब, जैसा कि आपने बोला वहाँ पर। बिल्कुल भाई, अल्लाह ताला आपके सारे जो है ख्वाब वो पूरे करे। थैंक यू सो मच जनाब। और इसी के साथ आपने देखा जनाब कि कितना प्यारा कपल है और कैसे एक दूसरे की ख्वाहिश के लिए जनाब मर मिटने की कस्में खाने के लिए कहाँ तक जनाब चांद की जो है वो भी प्लॉट भी ला के अपनी बेगम के कदमों में रखती है। ये तो थी भाई सुहेब और मदीहा से एक बड़ी प्यारी सी मीठी सी मुलाकात। जब हम ब्रेक से आएंगे वापस तो एक बहुत बड़ा मसला है आपका और मेरा, और वो है गिरते हुए बालों का। अब उससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, बड़ी जनाब तहकीक हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में खुशामदीद और सलाम उनको जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया। तो हम उनको बताते चलें कि अब हम सेगमेंट कर रहे हैं उन तमाम लोगों से मुतालिक, ख़वातीन भी हैं इसमें, मर्द भी शामिल हैं। अच्छा, चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो चुके हैं, हमें दुबला होने का बड़ा शौक़ है और हम अच्छे दिखना चाहते हैं, हम स्लिम स्मार्ट दिखना चाहते हैं, कपड़ों के कट्स में हम अच्छे लगें, मर्द भी अच्छे लगे। मर्द के अब आप देखें हेयर, मेकअप, सैलून, पेडिक्योर, ये सारी चीज़ें हमने 5 या 10 साल पहले हमारे तसव्वुर में भी नहीं थी। लेकिन अभी जो है वो मर्द भी अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते हैं, दुबला होना चाहते हैं, पतला होना चाहते हैं, किसी शख्स को मोटापा पसंद नहीं है। ऐसे भी हमने बड़ा जी प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट, लो कार्ब फूड ऐसे खाने शुरू कर दिए हैं। अब वो खाने हमने शुरू तो कर दिए हैं, हम फिटनेस की तरफ भी जा रहे हैं, स्लिम स्मार्ट भी दिख रहे हैं, लेकिन उससे एक नुकसान होता है। और वो नुकसान क्या है कि या तो आपकी फेस की फ्रेशनेस चली जाती है, हेयर फॉल हो जाता है। और अगर आपका जनाब हेयर फॉल एक बार हो गया ना, तो ये आपका वजन तो उतर जाएगा, लेकिन जनाब बालों को दोबारा उगाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। फिर आप चाहे जितने जतन कर लें, जितने तरह के तेल बना के लगा लें, फिर भाई वो वाली बात नहीं रहनी जो पहले थी। इसी के ऊपर बात करते हैं कि आजकल क्या वजह है कि हर शख्स का, मर्द का, ख़वातीन का, बच्चों का भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और बाल्डनेस भी बहुत ज़्यादा मर्दों में आजकल देखने को मिल रही है। तो जो एक्सपर्ट हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। फ़रूक नौशीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सब लोगों का मसला, सब लोगों का मुद्दा लेकर आज मैं आपकी अदालत में पहुंची हूं और केस आपने जनाब सॉल्व करके ही जाना है यहाँ से। क्या वजह है आजकल हेयर फॉल की, इतने ज़्यादा बाल गिरते हैं मर्द ख़वातीन दोनों के? सबसे पहली वजह तो हार्मोनल चेंजेस हैं। अच्छा। कि दिन ब दिन होता ये है कि जैसे जैसे हम अपनी डाइट का, अपने हार्मोन का, अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप कुछ ना कुछ फेस तो करेंगे प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि आपका हार्मोनल चेंजेस हैं, आप ख्याल नहीं रख रहे। कुछ लोग इतनी डाइट करते हैं कि दो दिन नहीं खाना खा रहे। आपकी बॉडी को आप खाना ही नहीं खा रहे ऑब्वियसली, तो फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए भी तैयार रहना चाहिए ना, क्योंकि
अल्लाह ने भी एक सर्कल बनाया हुआ है कि आप सुबह नाश्ता करें, दोपहर में खाना खाएं, रात को भी खाना खाएं। जो बहुत सारे फूड एक्सपर्ट हैं वो यही बताते हैं कि आपने फूड किस तरह से लेना है, आपने भूखा नहीं रखना आपने तो आपको। नौशीन जी पहली तो ये वजह तो पतला होगी होने का हमारा डाइट आजकल पैटर्न, क्रेज चल जिसकी पड़ा मैंने है, तरफ इशारा तो किया था कि वजह यही है। डाइट पैटर्न अगर गलत है, अगर बहुत ज्यादा डाइट करें गलत तरीके से, तो उसकी वजह से आपके हार्मोन्स चेंज होंगे, हार्मोन्स चेंज होंगे तो क्या होगा, हेयर फॉल होगा। बिल्कुल, हेयर फॉल होगा। अब जब हेयर फॉल हो जाए तो आपने खुद ही कह दिया कि आप कुछ भी कह लें तो उस तरह से दोबारा बाल उगाए नहीं जा सकते। तो हेयर फॉल के लिए सबसे पहले जो बाल्डनेस है वो इस चीज़ से डिफरेंस है। बाल्डनेस का ऐसा ताल्लुक नहीं है डाइट से, जिसकी जितनी मर्जी अच्छी डाइट हो, उसको अगर जेनेटिकली इनहेरिटेंस में मेल पैटर्न बाल्डनेस मिली है तो वो उससे कवर नहीं होगी। उसके लिए उसको बहुत सारी एंटी हेयर लॉस प्रोडक्ट्स हैं वो लगानी पड़ेंगी, PRP ट्रीटमेंट्स कराने पड़ेंगे, तो जाके उसको बेनिफिट होगा कि उसके बाल स्लो होगी बाल्डनेस, या रुकेंगे या कम होना स्टार्ट होंगे। लेकिन जो ये एक स्पेसिफिक डाइट के साथ कंसर्न है कि जो मर्द और औरत दोनों में गिर रहे हैं, उसका ताल्लुक डाइट है कि आप बिल्कुल जब खाना नहीं खाते, 2-2 दिन नहीं खाते, पानी प्रॉपर नहीं पीते, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, तो उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और अगली जो वजह है जो कि बहुत कॉमन है और जिसको हम बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, वो है विटामिन डी। विटामिन डी, जब विटामिन डी आपकी बॉडी का इंटेक प्रॉपर नहीं है धूप से, जी धूप से, फूड से, तो फिर भी आप बच्चों में जो आपने हेयर लॉस का तस्करा किया ना, हाँ। बच्चों में विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि माँ बाप यही चाहते हैं कि वो बाहर धूप में ना खेलें, या अच्छा जी खराब हो जाएगी स्किन, खराब हो जाएगी। बहुत सारे मम्मी डैडी जो माँ बाप हैं, तो बच्चों के में जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, उनका हेड स्वेटी हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और उनके बाल भी दिन ब दिन खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरी एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ माँ बाप हैं जो पकड़ के बच्चों के बाल आए रोज कटवा देते हैं, जिसे टिंड कहना कहते हैं या शेव कहना कहते हैं। वो भी कोई इतना रिकमेंडेड नहीं होता कि आप बच्चे को पकड़ें और उसके टिंड करा के फिर उससे एक तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिस्टर्ब होता है, दूसरा और बच्चे का जैसे हम जिस बचपन जो जमाने ये के माँ बच्चे थे बाप वो छीन लेते हैं ना, आजकल 4-5 साल तक हर साल समर्स में एक टेंड हो रही है, और अगर आप किसी की छीन बचपन की लेते हैं। फोटोज देखें और मतलब बालों के बगैर ही पूरा बचपन गुजर गया है, तो मुझे बड़ा दुख होता है भाई। दुख होता है। आप आप मैक्सिमम 1 दफ़ा करवा लें या 2 दफ़ा करवा लें। अब ये जो माँ बाप हर 6 महीने बाद वो जी फलां ने कह दिया बाल कटवा दें, कटिंग कराएं, ट्रिमिंग कराएं, वेट करें। बच्चे के बाल जो आपको जेनेटिकली पैटर्न मिला है उसके ऊपर ग्रेजुअली शिफ्ट होने हैं। वो ये नहीं होना कि आपने जी बाल अगर आप ट्रिम करवाएंगे तो बच्चे के बाल बिल्कुल नहीं है तो आ जाएंगे। और बच्चों में भी आजकल प्रॉब्लम ये है कि जाहिर है जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत कम बच्चे माँ के दूध पे शिफ्ट होते हैं आजकल, वो डब्बे का दूध बना बनाया आ जाता है। फिर छोटे बच्चों में भी विटामिन डी की कमी का बहुत प्रॉब्लम आता है। जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो डॉक्टर्स भी उनको यही बताते हैं कि आप बच्चे को अर्ली इन द मॉर्निंग या शाम की धूप में रखें ताकि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो। तो बच्चों के अंदर भी जो प्रॉब्लम आ रहा है वो विटामिन डी की कमी से आ रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसी ग़िज़ा, कोई फ्रूट, कोई फल, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे बालों की डायरेक्ट ग़िज़ा है, तो वो क्या होगी? आंवला, क्योंकि वो टिपिकली अगर आप आंवले का इंटेक बढ़ाते हैं तो वो बालों को काला रखने में मदद करता है। अगर हम जिस तरह अपनी नानियाँ या दादियाँ देख लें पुराने वक्तों की, उनके बाल आपको बहुत बेहतर मिलेंगे। तो उसकी एक रीज़न यही है कि वो आंवला का इंटेक बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें विटामिन सी और आयरन वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, अब आंवले का पानी लगाया भी जाता है और आंवले का मुरब्बा खाया भी जाता है, कौन सी सूरत में बेहतर है? और बिल्कुल मुरब्बा ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसमें आप उसको बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक उसमें ना करें। मुरब्बा खाना बहुत बेहतर है क्योंकि एक तो वो आपका सेव रहता है, किसी भी सीज़न में आप खा सकते हैं। जो नॉर्मली लोग मुरब्बा खाते हैं वो ऑन एंड ऑफ उसको बनाते रहते हैं। जैसे ही सीज़न आया आप उसको स्टोर कर लें, जैसे ही लेकिन ये चीज़ें अब हम लोग चले गए कि फास्ट, कि भाई कुछ करना ना पड़े और सब कुछ ठीक हो जाए। जाएं पार्लर से रिबॉन्डिंग कराएं और बाल बिल्कुल सिल्की और लहराते हो जाएं। और बालों की केयर का तो अब ये आलम है कि आप दिन में 5 कंप्लेन आ रही हैं जी वो बाल डैमेज हो चुके हैं रिबॉन्डिंग करवा के। रिबॉन्डिंग करवाइए तो बाल बिल्कुल टूट गए हैं। जाहिर है वो आप बाल के बॉन्ड को चैलेंज करेंगे तो बाल ऑब्वियसली ब्रेक होगा ना, ये टूट जाएगा।
वो कितना अरसा रहेगा, आप उसके जब तक शैम्पू और कंडीशनर लगाते रहेंगे वो कदरे बेहतर तो रहता है लेकिन वो उस कंडीशन में नहीं रहता जिसमें आपका नेचुरल बाल है। उसका हल फिर आपके पास काटना ही है कि आप उसको काटें। अच्छा, शैम्पू लेते वक्त, कंडीशनर लेते वक्त भी किसी चीज़ का क्या ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम केमिकल हो या कोई केमिकल फ्री, या जिस तरह बेबी शैम्पूज भी होते हैं, जिन लोगों का हेयर फॉल हो रहा है उनको वक्ती तौर पे हेयर फॉल से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बेबी शैम्पू बड़े लोगों में बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है और आजकल जिनको हेयर फॉल हो रहा होता है वो जाके बेबी शैम्पू खरीदते हैं कि जी इसमें केमिकल नहीं है। केमिकल अंदर बाल को नहीं तंग करता या ख़राब करता, केमिकल ऊपर वाली लेयर को ख़राब करता है। बेबी शैम्पू बच्चों को इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी जो वो आंखों में न जाए, उसका मेन पर्पस ये होता है। उसका पर्पस बाल भी नहीं होते क्योंकि उनके बाल बड़े लाइट होते हैं तो वो इजी क्लीन हो जाते हैं। तो जिन लोगों को हेयर फॉल हो रहा है उन्होंने जब तक ऑर्गेनिक एंटी हेयर फॉल शैम्पू नहीं लगाना तो वो बाल तब तक बेहतर नहीं होंगे। ये नॉर्मल शेल्फ शैम्पूज उसमें हेल्प नहीं करेंगे। और ऑर्गेनिक शैम्पूज सोशल एप्स पे जो बिक रहे होते हैं आप वो मत लें, आप प्रॉपर सर्टिफाइड इंटरनेशनल ब्रांडेड कंपनीज के लें। हमारे यहाँ ये आलम है कि हम जोड़ा तो 10,000 रुपए का पहन लेंगे कि लेकिन शैम्पू जो 800 रुपए या 1000 रुपए से अबव होगा तो हम कहेंगे इतना एक्सपेंसिव, ये तो हम नहीं ले सकते भाई, ये तो महंगा है। हम 1 करोड़ रुपए की गाड़ी तो ले लेंगे लेकिन उसमें बाल जो है हमारे बिल्कुल नहीं होंगे, हम उसको बॉदर नहीं करेंगे। तो आपने जब भी कोई प्रोडक्ट लेनी है तो आपने उसमें ऑर्गेनिक देखना है और वो एंटी हेयर फॉल हो और वो प्रॉपर सर्टिफाइड प्रोडक्ट हो। किसने बनाई है, कौन बना रहा है, बनाने वाले कैसे हैं। नॉर्मली इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं और वो हेल्प करती हैं, लेकिन वो ये नहीं है। लोग क्या करते हैं, रात को शैम्पू लगाते हैं और सुबह उठ के सोचते हैं हो बाल फिर गिर गए, ये तो बेकार है, चलो दूसरा ले आओ। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, जो टोटली जो डैमेज्ड बाल होते हैं या जिनके एंड पे स्प्लिट एंड्स होते हैं, क्या ऐसे बालों का दोबारा से रिपेयर हो जाना या दोबारा से वैसी अपनी फर्स्ट हालत में आ जाना, या जिनको हम वर्जिन हेयर भी कहते हैं, क्या ये मुमकिन है? जी देखिए, बाल अगर ये कहें ना कि उनको बिल्कुल एकदम ही आप जाएं और जाके रिपेयर करवाएं, उसको आप भूल जाएं। उसको आप केमिकल लगवा के वो करवा तो लेंगे लेकिन वो वक्ती होगा। जैसे ही वो केमिकल ख़त्म होगा आपकी बालों के ऊपर से, आपका बाल फिर फ्रिजी हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। उसका हल यही है कि आप उसको कट करें, ग्रेजुअली कट करें और कोशिश करें ख़वातीन के लिए कि आप ये बालों को आए रोज़ रिबॉन्डिंग, कलरिंग कम से कम करें। मिनिमम आप कोशिश करें कि अपने बालों को छेड़ें। अब हम देखते हैं जी वो फिल्मी एक्टर है, उन्होंने तो कल उनके बाल बिल्कुल ब्लैक थे, आज उन्होंने स्ट्रीक्स करवा ली, चलो हम भी करवा लें। उनमें से अक्सर तो लोग हेयर एक्सटेंशन यूज़ करवाते हैं, उन्होंने हेयर स्टाइलिस्ट रखे होते हैं जो उनके बालों को सेट करते हैं। अगर आप बहुत सारे अदाकाराओं को भी देखें तो उनके बाल जो आप स्क्रीन के अलावा देखते हैं तो वो बहुत कम होते हैं, वो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ होता है। तो अपने बालों को छेड़े मत। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल भी बहुत लंबे हों और हेल्दी हों तो आप उनका जितना ख्याल रखेंगे, जितनी केयर करेंगे, जितना मैक्सिमम उनको वक्त देंगे तो वो आपको वापस पे बैक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ़ारूक नशीन, आपने हमें ज्वाइन किया आज की ट्रांसमिशन में, और बालों की जो खूबसूरती है या गिरते बालों से मुतालिक उनको कैसे महफूज बनाना है इस हवाले से आपने हमें बताया। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने शोहरत की बुलंदियों को छुआ और फिर अंजाम कितना दर्दनाक हुआ, कितना तकलीफ में हुआ, इस पर बात करेंगे। आज उनकी बरसी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था, हम अपने एक ऐसे अदाकार का जिक्र करेंगे जिनको बिछड़े हुए हमसे अब तकरीबन 35 बरस बीत चुके हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 2 दहाइयों तक इन्होंने राज किया। कॉमेडी के हवाले से इनका कोई मुतबादिल नहीं था, कोई इनके मुकाबले में नहीं था। संजीदा अदाकारी के जौहर भी इन्होंने किए। 1966 में इनकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई, लेकिन उसके बाद जो इनको शोहरत मिली फिल्म से वो 1975 में फिल्म नौकर से मिली, और उसके बाद एक और उनकी मूवी जनाब साला साहब, जो कि तकरीबन 300 दिन तक लाहौर में सिनेमा में लगी रही, ज़ेर नुमाइश रही।
दौलत, शोहरत, हर तरह से मोहब्बत लोगों की इन्होंने समेटी। अलिफ नून में जो इनका किरदार था, उस ड्रामे से जो एक शोहरत मिली या उस ड्रामे को जो कामयाबी मिली, मैं समझती हूँ वो इनकी वजह से, यानी कि रफ़ी काफ़र अल मारूफ नन्ना साहब की वजह से मिली। आज हम हमारे प्रोग्राम में उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं और उनको याद कर रहे हैं। उनकी यादों के हवाले से हमें जो ज्वाइन किया है, हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत चमकता दमकता सितारा, हीरो जनाब गुलाम मोहिउद्दीन साहब, फिल्मी सितारे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, नन्ना साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम आज हमारे प्रोग्राम में। उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में कुछ यादें जानना चाहेंगे आपसे। जी ज़रूर। सबसे पहले तो मैं आपकी जो चैनल है उनकी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, आपके प्रोड्यूसर्स को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोग ये बरसी मनाते हैं। और एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे नन्ना साहब। बस नन्ना साहब की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत ही पुरखुलूस इंसान, बहुत लविंग और इमोशनल बहुत ज्यादा थे वो। और मेरा और उनका बहुत साथ रहा। और एक फिल्म तो ऐसी थी यूनुस मलिक साहब की, जिन्होंने मौला जट बनाई थी, उनकी एक फिल्म थी आखिरी जंग। उसमें मैं और नन्ना साहब दोनों थे। हम लोग तकरीबन 20 दिन हम लोग रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, सवात में, नारायण, सालनान। तो मेरे साथ उनका बहुत प्यार मोहब्बत था। तो बस इनको कुकिंग का भी बड़ा शौक था। तो रोज मुझे वो कहते थे कि मैं खाना बनाऊं, और वो खाना बनाते थे। बस मेरी एक ड्यूटी होती थी, ये प्याज को कटनी, उतरे तो मेरा प्याज कटी। अच्छा ठीक है, तो मैं प्याज काटता था, मुख्तलिफ डिशेस बनाया करते थे। और आर्टिस्ट इतने कमाल के थे वो कि उनके साथ जब वो कॉमेडी करते थे तो हंसी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता था। पर जैसा बोलते थे वो, और टीम के मुताबिक काम करते थे। होमवर्क उनका बहुत अच्छा था, प्रोफेशनलिज्म उनमें बहुत ज्यादा था। तो वो सारा टाइम जो गुजरा है, जब भी कभी मैं स्टूडियो जाता हूँ तो वहाँ पुराने लोग मिलते हैं, हम सब लोगों को याद करते हैं लोगों को। तो मैं बहुत मिस करता हूँ उनको। और अलिफ नून, अभी जैसे कि आपने जिक्र किया था, उसकी मकबूलियत के बाद उनका जो ग्राफ था वो डे बाय डे बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। तो बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। और फिर जब वो हीरो बने तो उन्होंने फिर वो ट्रेजेडी भी की। तो ये होती है एक आर्टिस्ट की शनाख्त, जो वर्सटाइल होता है। एंड रियली वाज अ जेन्युइन वर्सटाइल आर्टिस्ट। सर, दोस्तों के साथ कैसे थे? आप सबके साथ कैसे थे? मिजाज उनका वैसे हकीकी जिंदगी में, निजी जिंदगी में वैसे कैसा था, या संजीदा रहते थे वैसे? नहीं, हकीकी जिंदगी में बहुत जॉली थे वो, बहुत ज्यादा जॉली। उनके साथ बैठ के अभी भी देखें, उनकी बातों में हंसी आती कि वो बहुत ज्यादा जॉली थे आम लाइफ में। और कभी मैंने उनमें कोई एटीट्यूड नहीं देखा, या कभी कोई नखरा, या कभी कोई ऐसी बात, या लेट आना, या कभी किसी प्रोड्यूसर को उन्होंने को तंग किया, या कोई नाजायज डिमांड की उन्होंने। सादा, वेरी सिंपल मैन। अच्छा, शोहरत की बुलंदी भी देखी, अलिफ नून ड्रामे को जितनी मोहब्बत मिली, जितना प्यार मिला, और ख़ासकर इनके किरदार को, मतलब कि अल्लाह ताला ने सब कुछ अता किया। फिर जो उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी रोज़ थे, या जिस तरह से जो एक दर्दनाक कहानी का ये जो अंजाम हुआ, कैसे आप इसको, कैसे मतलब उनके जो हल्का अहबाब था, कैसे उन्होंने इसको टॉलरेट किया, कैसे देखा कि एक शख्स जो कि एक हीरो है, एक अदाकार है, एक फ़नकार है, पैसा भी है, शोहरत भी है, इज़्ज़त भी है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, और इतना दर्दनाक अंजाम हुआ, ये यकीनन एक धचका है बहुत बड़ा। जी देखिए, मैंने जैसे आपको भी कहा था कि वो इमोशनल बहुत ज्यादा थे। और जो ट्रेजेडी हुई है उसका तो आज तक हम सबको दुख है, पूरी इंडस्ट्री के लोगों को। और कुछ पता नहीं, वो बस इमोशनलिज्म जो था उनका, वो इतना तारीख रखी है उन्होंने अपने ऊपर, वो बस
जिस तरह से उनकी मौत हुई, अल्लाह गरीब रहमत करे उनको। आमीन आमीन। और यही हमारी दुआएं भी हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारी ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया और हमारे जो लेजेंडरी अदाकार जो हमें अभी नहीं है उनको ट्रिब्यूट हमने पेश किया, उनकी कुछ यादें हमने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। इसी के साथ जनाब प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म होता है, आपसे लेंगे हम इजाज़त और कल होगी आपसे मुलाकात बहुत सारी नई चीज़ों के साथ, नए मेहमानों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।